nomination of Meenakshi Natarajan in Madhya Pradesh. This was happened 6:30 in the evening. Within 30 minutes, we sent a letter to the Election Commission in my name only. नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। इस देश में चुनाव का माहौल लगातार और निरंतर चलता रहता है, सदाबहार है। फिलहाल ये मौसम राज्यसभा चुनाव का है। 18 जून को चुनाव होने हैं और रांची में राज्यसभा चुनाव के लिए जो दौर है, जो माहौल है, और छत्तीसगढ़ चले आइए, उसके बाद मध्य प्रदेश चले आइए। मध्य प्रदेश की राजनीति में भोपाल में जो राज्यसभा चुनाव को लेकर आलम है, बड़ा दिलचस्प है। भोपाल से रांची की दूरी 1011 किलोमीटर है और दोनों जगहों पर इस चुनाव को लेकर अलग अलग नज़ारा देखने को मिल रहा है। अलग अलग लेकिन दिलचस्प और रोचक, बेहद रोचक इस लिहाज से कि रांची में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार प्रणव झा ने बड़े धन्ना सेठ परिमल नाथवानी के नॉमिनेशन को आरोप लगाकर होल्ड पे करा दिया और उससे ठीक 1000 किलोमीटर दूर भोपाल में मीनाक्षी नटराजन, जो कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट थी और जीत लेती जो क्षमता थी वहाँ विधायकों की, उनका नामांकन ही रद्द कर दिया गया और चुनाव आयोग पर यह आरोप फिर से एक बार तमगा कर दिया गया कांग्रेस पार्टी की ओर से कि वो लोकतंत्र में अंपायर की भूमिका में नहीं बल्कि प्लेयर बन के सत्ता पक्ष के साथ खेल रही है। भला ऐसा कैसे हो सकता है? कांग्रेस पार्टी ने जो काम रांची में किया, परिमल नाथवानी के नॉमिनेशन को होल्ड करा दिया, उनके 3 छोटे छोटे डिस्क्रिपेंसी की वजह से। कौन कौन सी डिस्क्रिपेंसी उसमें देख लीजिए। परिमल नाथवानी उनका नाम है, कुछ जगह उन्होंने नाथवानी परिमल लिख दिया। ये है एक। दूसरा 2-3 मसले हैं जो पिछली दफे उन्होंने जिक्र किया था उसी नॉमिनेशन पेपर को लेकर के। प्रणव झा जो कांग्रेस पार्टी की ओर से वहाँ मैदान में खड़े हैं, वो उन्होंने सवाल किया, चुनाव आयोग ने होल्ड पे कर दिया और बुलाया फिर अगले दिन, बुधवार के दिन, नॉमिनेशन के उस होल्ड की सुनवाई के लिए कि डिस्क्रिपेंसी कितनी गंभीर है, कितनी नहीं गंभीर है। मतलब पूरी तरह से रांची में कांग्रेस पार्टी के हक में खड़े या सत्तारूढ़ इंडिया गठबंधन के हक में खड़े जो लीगल टीम है, उसके लिए जश्न का माहौल था। भैया परिमल नाथवानी जो अचानक से निर्दलीय बन के चुनाव मैदान में उतर आए हैं, वो हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे, ये बात तय है। वो जीते हारे अलग बात है, उनके पास जीतने लायक समर्थन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं हुई कि अपने कैंडिडेट को खड़ा करें, इसलिए नॉमिनेशन के लिए उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे उस परिमल नाथवानी को उतारा है जो 2 बार से वहां से राज्यसभा के चुनाव जीत आए हैं। धन्ना सेठ को कह रहे इस बार का झारखंड का राज्यसभा का चुनाव है सबसे महंगा होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की बात करें, उनके पास महज 24 वोट है। 24 वोट प्रथम प्राथमिकता के लिए चुनाव जो जीतेगा उसके लिए 28 वोट की जरूरत है। 28 56 विधायक हैं, मतलब कुल मिलाकर एकदम संख्या गिन लीजिए 28 के हिसाब से। जो इंडिया गठबंधन के 2 उम्मीदवार हैं, बैद्यनाथ राम और परिमल नाथवानी, बिल्कुल विशुद्ध तौर पे जीत रहे हैं। ये निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे आए हैं। 24 में 4 का इंतजाम करना है। 4 का इंतजाम वोट का कहाँ से करेंगे प्रथम वरीयता के? परिमल नाथवानी अगर जीतते हैं तो हॉर्स ट्रेडिंग साफ है। जो 4 हैं या 5 हैं, 10 जितने लोग उनके प्रथम वरीयता के वोट देंगे, उनके हैसियत की जांच होनी चाहिए। उसके बाद अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई क्रूसेड होता है तो उनका खाता देखना चाहिए, खंगालना चाहिए। क्या ये फिर उसी ढंग से जिस ढंग नरसिम्हा राव की सरकार में 4 सांसद झारखंड मुक्ति मोर्चा के बिके थे, उनके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा गया था, वही मामला नहीं होने वाला है अगर परिमल नाथवानी वहाँ जीतते हैं तो? इसको लेकर के, आशंका को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव आयोग को लिख रखा है। तो ये सब बातें हैं अपने हिसाब से। परिमल नाथवानी के लिए ये जो सफर की शुरुआत है बहुत कठिन है, जटिल है और प्रणव झा बड़े कायदे से लीगल टीम को लेकर उनको घेर चुके हैं। अब जीत या हार अलग है, लेकिन शुरुआती जीत तो हुई। परिमल नाथवानी के नॉमिनेशन को होल्ड पर रख दिया गया। लेकिन ये खेल भोपाल में भरा क्यों नहीं हो पाया? भोपाल में तो कांग्रेस पार्टी के बड़े सीनियर नेता थी मीनाक्षी नटराजन, वो उनकी बात क्यों नहीं रह पाई? वो नॉमिनेशन में मैदान में क्यों नहीं खड़ी रह पाई? आखिरकार एक झटके में उनका नॉमिनेशन कैसे रद्द हो गया? आखिरकार उनके नॉमिनेशन को रद्द करने के लिए विजय वर्गीस क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस के किसी नेता ने तेलंगाना से उनके खिलाफ एक मामले को उनके तक भेजा और उसके बाद उन्होंने चुनाव आयोग को दिया और कहा कि नामांकन में मीनाक्षी नटराजन उसका जिक्र नहीं किया है, इस आधार पर उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया।
तो भैया इस आधार पे नॉमिनेशन रद्द किया गया तो मीनाक्षी नटराजन के साथ भोपाल में इतनी मजबूत टीम क्यों नहीं मौजूद थी? जो बातें मीनाक्षी नटराजन नॉमिनेशन रद्द होने के बाद कह रही हैं कि भैया वो कानून में कोई अपराध नहीं ठहराया गया था, एक शिकायत थी, शिकायत भी एफआईआर होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, उसके आधार पे उनका नॉमिनेशन रद्द किया, तो भला उसका जिक्र क्यों नहीं किया था आपने उसमें? ये भी बड़ी बात है। और अगर जिक्र नहीं किया तो आपको जिक्र करने के लिए वहाँ जो विवेक तनखा है, सीनियर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, कई बार लॉ बैकग्राउंड की वजह से कांग्रेस पार्टी वहाँ से उनको भेजती रही है दिल्ली राज्यसभा के अंदर, या फिर इससे पहले राज्यसभा के सदस्य दिग्विजय सिंह, बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन, जीतू पटवारी, ये तमाम लोग, या फिर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, ये सारे लोग वहां क्यों नहीं मौजूद थे? वो क्यों नहीं देख रहे थे मीनाक्षी नटराजन के उस नॉमिनेशन पेपर को, जो उसमें तय होना था कि वो उम्मीदवार रहेंगे या नहीं रहेंगे? मीनाक्षी नटराजन को अकेला क्यों छोड़ दिया गया? और जब चुनाव आयोग में क्वेश्चन किए गए विजय वर्गीज की तरफ से, तो उस वक्त लीगल टीम मौजूद क्यों नहीं थी वहां मजबूती के साथ? और जिस ढंग से प्रणव झा ने जो रांची में कमाल किया, वो कमाल भोपाल में क्यों नहीं है हो पाया? और जब कमाल नहीं हो पाया तो जब काम का समय खत्म हो गया 6 बजे 7 बजे का, नॉमिनेशन पेपर रद्द पे पूरी मोहर लग गई दिल्ली चुनाव आयोग की, उसके बाद केसी वेणुगोपाल जो महासचिव हैं वो चुनाव आयोग के दफ्तर रात में क्यों गए? और जब वो गए तो उनके साथ कोई बड़ी लीगल टीम क्यों नहीं थी? वो अपॉइंटमेंट क्यों चाह रहे थे? जयराम रमेश, क्या ये कोई कांग्रेस पार्टी की भीतर की राजनीति थी जिसकी वजह से मीनाक्षी नटराजन ने वो चूक की, वो गलती की, और वो गलती के हक में कोई लीगल टीम खड़ी नहीं रही? चुनाव आयोग ने सवाल किया तो उसका जवाब नहीं दिया गया। क्या इसके पीछे राजनीति क्या है? ये भी बड़ा सोचने की बात है। विजय वर्गीज जो बात कह रहे हैं, कैलाश विजय वर्गीज, कि तेलंगाना से किसी कांग्रेस पार्टी के नेता ने ही उनको भेजा पेपर जिसका लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए नॉमिनेशन पेपर पर मीनाक्षी नटराजन के, तो ये इतना आसान असफल मामला नहीं रहता है। हारे को हरी नाम वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब जब मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन रद्द हो गया है तब क्वेश्चन किया जा रहा है चुनाव आयोग पे। ये कहा जा रहा है जो कांग्रेस पार्टी परिपाटी के तौर पे कहती रही है, चुनाव आयोग या कोई भी डेमोक्रेटिक संस्थान है वो सत्ता पक्ष के साथ मिलकर खेल रहा है, वो अंपायर की भूमिका में नहीं। तो क्या सच में चुनाव आयोग अंपायर की भूमिका में नहीं है? अगर अंपायर की भूमिका नहीं है तो 700 करोड़ से ज्यादा संपदा वाले व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी के समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के नॉमिनेशन को होल्ड पे क्यों रख रही है? वो भाई इतनी हैसियत कैसे हो गई चुनाव आयोग की कि बिल्कुल सीधे दिल्ली से इशारा है परिमल नाथवानी की जीत को लेकर के, तो उसके खिलाफ वहां चुनाव आयोग काम कर रहा है और यहाँ पे नहीं कर रहा है भोपाल में? ऐसा क्या विसंगति? और जब नाम काम नहीं कर रहा है तो दिल्ली में क्यों नहीं लीगल टीम के साथ केसी वेणुगोपाल चुनाव आयोग के काम काज के समय रद्द होने की सूचना तत्काल बाद चले आते हैं? अंधेरे में क्यों गए वहां पर? प्रदर्शन क्यों गए? मीडिया टीम को लेके क्या आपका सिर्फ मकसद हंगामा खड़ा करना है? क्या सिर्फ आपका ये मकसद है कि चुनाव आयोग फॉल प्ले करता है? आप अपनी सूरत नहीं देख रहे, अपनी हालत नहीं देख रहे। भाई ये कौन नहीं जानता है कि सत्ता प्रतिष्ठान की जो ताकत है उसमें विपक्ष को सरवाइव करना मुश्किल होता है। वो ढूंढती है, पग पग पर कमियां ढूंढी जाती है और घेरी जाती है। तो इतनी कमियां कैसे कर देते हैं? फिर मैं मिसाल देता हूं, जो काम आपके राष्ट्रीय सचिव प्रणव झा बड़े शानदार तरीके से, आह्लाद के तरीके से कर ले रहे हैं रांची में, बड़ा जश्न का माहौल था जब प्रणव झा ने परिमल नाथवानी के नॉमिनेशन रुकवा दिया था। वो काम ठीक उसके उलट भोपाल में हताशा थी, निराशा थी दिग्विजय सिंह के उस पार्टी में जिसके वो नेता कहते हैं, आला नेता, जिनकी अपनी महत्वाकांक्षी थी राज्यसभा भेजे जाने की, लेकिन उनको छोड़ करके मीनाक्षी नटराजन को भेजा गया। जीतू पटवारी क्या कर रहे थे वहां? आखिरकार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे ये सारे बड़े नेता? क्या इन नेताओं की वजह से ही, आंतरिक पॉलिटिक्स की वजह से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी छोड़ गए? उनको लगा जब खुद ही एक दूसरे के पैर खींचने वाले इतने ताकतवर है तो भला कौन सत्ता शिखर तक चढ़ पाएगा? मीनाक्षी नटराजन जो कि बेहद करीब मानी जाती हैं कांग्रेस पार्टी के आला कमान के, और जिन्होंने शानदार राजनीति की है, छात्र राजनीति से आई हैं, NSUI से आई हैं, शानदार करती रही, न जाने कितनों का नॉमिनेशन पेपर उन्हें खुद भरा होगा। उन्हीं के नॉमिनेशन पेपर में ये डिस्क्रिपेंसी कैसे आ गई? क्या मीनाक्षी नटराजन को लग गया कि नॉमिनेशन में ही कभी छोड़ दो क्योंकि जमीनी हालात कुछ और कह रहे हैं? वहाँ कांग्रेस पार्टी में खरीद फरोख्त होगा, हॉर्स ट्रेडिंग होगी। भारतीय जनता पार्टी ने 3 कैंडिडेट दे रखे हैं एक फॉल गेम के लिए, तो उनसे जीत पाना है, उनसे ठहर पाना मुकाबले में बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए चलो नॉमिनेशन में गड़बड़ कर देते हैं और देव आलसी पुकारा का अंदाज में चिल्लाना शुरू करते हैं कि भैया ये बेईमानी हो गई, बेईमानी हो गई। बाद में जो काली कुत्ता पराजय का मोबालाइज नहीं हो पाते कांग्रेस पार्टी के विधायक, उससे ज़्यादा अच्छा था मैदान से हट जाओ, बिना चुनाव लड़े ही ये 3 जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के उम्मीदवार भोपाल में जीत जाए आसानी से।
तो ये सब कुछ है, इस भितरघात को समझना जरूरी है। भितरघात हुआ या जान समझ के किया गया। एक बात और कह दूं, विपक्ष की राजनीति में कांग्रेस पार्टी की भूमिका में क्या सबसे बड़ी कमी आ रही है, उसका नज़ारा अभी हाल में इंडिया गठबंधन की बैठक में देखने को मिला। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ममता बनर्जी एक झटके में बुला ली इंडिया गठबंधन की बैठक। उन्होंने आपाधापी में राहुल गांधी को फ़ोन किया कि भाई जल्दी से बुलाओ इंडिया गठबंधन की बैठक, क्योंकि हमारे सारे सांसद टूट के भारतीय जनता पार्टी की ओर जा रहे हैं। और उसका नतीजा क्या हुआ जानते हैं? जिस समय इंडिया गठबंधन की बैठक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो रही थी, आपाधापी बुलाई गई, सारे दलों को बुलाया गया, एन वक्त पे भारतीय जनता पार्टी ने, खास करके वहाँ के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी का काम देख रहे हैं, बंगाल का काम देख रहे हैं, भूपेंद्र यादव के घर पे सारे सांसदों को बुला लिया था। 22 से 23 सांसद आने थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया गठबंधन की बैठक का नतीजा रहा कि सिर्फ 12 से 13 सांसद पहुंचे। सब रुक गए। सबको लगा कि ममता बनर्जी इतनी कमजोर नहीं हुई। इंडिया गठबंधन के 23 दलों की ताकत उनके साथ है। उस इंडिया गठबंधन की बैठक में, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की बैठक में जो लोग नहीं आ पाए, जैसे हेमंत सोरेन नहीं आ पाए, उद्धव ठाकरे नहीं आ पाए, उनको अपने हिसाब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लिया गया। 23 बड़ी संख्या के लोग वहाँ मौजूद रहे। ठीक है, वहाँ पे डीएमके नहीं आई जो नाराज है, अलग है, बिल्कुल कह रही है। और इसका नतीजा हुआ कि जो सांसद टूट रहे थे उसी दिन जाकर के टीएमसी से अलग हो रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की ओर जा रहे थे, ममता बनर्जी के उस असर्टिव एफर्ट से, अचानक हुए असर्टिव एफर्ट से मामला ठहर गया, रुक गया। भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो गई। तो विपक्ष की पॉलिटिक्स ऐसे होती है, आक्रामक तरीके से ऐसे होती है। ऐसे नहीं होती कि आपको नॉमिनेशन फॉर्म करने में ही गलती कर दें, छोड़ दें, ताकि आपको चुनाव ही ना लड़ना पड़े, आप छोड़ के हार जाए। ठीक है, ऐसी ही बात हुई कि हर बार रिदम बनता है हर विधानसभा के समय, और अचानक से आखिरी वक्त में राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं। भाई सारे वर्कर मैदान में डटे होते हैं। बिहार चुनाव लीजिए, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमाम चुनावों के समय में पूरा क्षमा बनता है। बिहार का मामला तो और कमाल है, CWC तक की बैठक पटना में ले जाकर कर दी गई। जो हवा देखा गया, जो हालात देखा गया, राहुल गांधी के प्रति जन समर्थन देखा गया, तो लगा कांग्रेस पार्टी के बाकी नेताओं को CWC की मीटिंग कर लेते हैं, यहाँ जीत मुकम्मल कर लेते हैं। हुआ क्या? चुनाव से ऐन पहले 10 दिन पहले राहुल गांधी विदेश चले गए। भाई जब नेता ही नहीं रहेगा तो मैदान पे कौन लड़ेगा, कौन सा वर्कर लड़ेगा? ये सारी चीजें जो खामी है, मेजर खामी है भारतीय जनता पार्टी के से मुकाबिल होने के कांग्रेस पार्टी को सीरियस पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा, जिसमें बार बार वो चूक रही है। और यही कारण है मीनाक्षी नटराजन बिल्कुल वॉक ओवर दे रही है, हार जा रही है। ब्लॉक चिल्लाओ, उससे क्या होता है? जो हो गया हो गया। और प्रणव झा जैसा कैंडिडेट झारखंड में मजमा लगा देता है, कमाल कर देता है। कांग्रेस पार्टी की ओर से उनको उम्मीदवार बनाए जाने की कहीं से कोई दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी। वो मल्लिकार्जुन खड़गे के सलाहकार हैं, लेकिन गए तो सीरियसली लड़े। जिस दिन नॉमिनेशन किया, अपना नॉमिनेशन भी किया, और परिमल नाथवानी के नॉमिनेशन में क्या खामियां थी उसको भी स्क्रूटनी करा लिया। जीत हार अलग बात है, लेकिन चुनाव में लड़ते तो दिख रहे हैं प्रणव झा। ये कमाल का है। ऐसा ही लड़ना पड़ेगा विपक्ष को आने वाले दिनों में, तभी ये डेमोक्रेसी की लाज बचेगी। नहीं तो ऐसे ही नॉमिनेशन में कभी खामी छोड़ दो, उसका फिर हंगामा करो, कहो बड़ा आसान है, चुनाव आयोग तो बड़ा घपला कर रहा है, सरकार के साथ मिला हुआ है, ये है वो है। तो ऐसे करेंगे तो संसद गलत है, जो डेमोक्रेसी की बड़ी बड़ी संस्थाएं, सुप्रीम कोर्ट गलत है, उनको रक्षा के लिए जो संस्थाएं खड़ी हैं उसी पर फिंगर आउट करती रहेंगे आप, और अपनी खामी को नहीं देखेंगे। ये तो गंभीर मामला है। ऐसे डेमोक्रेसी थोड़ी होती है। विपक्ष की जो भूमिका होती है उसको कायदे से कीजिए, हिम्मत के साथ कीजिए। हाँ, लड़ना कठिन है ये, लेकिन लड़े ही नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल है इसे समझ पाना। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।